विवाह सहयोग और सम्मान का रिश्ता है, ना कि वर्चस्व का। जैसे स्त्री के अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही पुरुष की गरिमा और मानसिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। समस्याओं का समाधान आरोपों से नहीं, बल्कि संवाद, समझदारी और आपसी सम्मान से ही संभव है। नमस्कार। कथा साहित्य में आज सुनिए अपने विशिष्ट लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ कथाकार सुधा आदेश जी की लिखी कहानी यक्ष प्रश्न। रवि ने अपने ऑफिस की भव्य इमारत की 5वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए लिफ्ट में कदम रखा ही था कि अखिलेश से मुलाकात हो गई। अरे, तुम यहां कैसे? अखिलेश को देखकर आश्चर्य से रवि ने पूछा। मैं तो यहां काफी दिनों से हूं, पर तुम कब आए? अखिलेश ने रवि को देखकर सुखद आश्चर्य के साथ प्रति प्रश्न किया था। मैं यहां अभी कुछ दिन पूर्व ही स्थानांतरित होकर आया हूं। चलो, अच्छा हुआ कोई पुराना मित्र तो मिला। और सुनाओ, कैसे हैं भाभी जी और बच्चे? रवि की बात सुनकर अखिलेश चुप हो गया। रवि ने भी उसे ज्यादा कुरेदना अच्छा नहीं समझा तथा अपना पता देते हुए कहा, यदि समय हो तो शाम को हमारे घर आ जाना। साथ में बैठकर चाय पीते हुए पुराने दिनों की याद ताज़ा करेंगे। यद्यपि अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन घर तो घर ही है। कुशल गृहिणी छोटी सी कुटिया को भी स्वर्ग बना देती है। सीमा को तुमसे मिलकर बेहद प्रसन्नता होगी। वो अक्सर पुराने दिनों को याद करती रहती है। रवि का स्थानांतरण कुछ ही दिन पूर्व मुख्यालय में हुआ था। पिछले 15 वर्षों से जगह जगह घूमते घूमते उसने बढ़ते बच्चों के भविष्य का ख्याल करते हुए ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण करवाया था। नया सेशन प्रारंभ होने वाला था, अतः फैमिली भी ले आया था। इस बड़े शहर में लोगों की भागम दौड़ वाली जिंदगी से त्रस्त रवि को अपने बैचमेट अखिलेश से मुलाकात सुखद आश्चर्य दे गई थी। अखिलेश उसका मित्र ही नहीं, भाई जैसा था। दोनों एक साथ पढ़े ही नहीं थे, वरन दोनों ने एक ही दिन एक ही कंपनी में ज्वाइन किया था। प्रारंभ के कुछ महीने उन्होंने एक ही छत के नीचे अपने सुख दुख बांटते हुए गुजारे थे, लेकिन आज वो बदला बदला लग रहा था। असमय ही सफेद होते बाल, चेहरे पर छाई परेशानी के कारण रवि को उसमें वह पहले वाला जिंदा दिल इंसान नजर नहीं आया था। किंतु समय अच्छे अच्छों में परिवर्तन ला देता है, सोचकर उसने मन में आए विचारों को झटक दिया था। शाम को ऑफिस से आकर रवि बैठा ही था कि अखिलेश आ गया। रवि सीमा और बच्चों से उसका परिचय करवा ही रहा था कि अखिलेश ने कहा, तुम तो ऐसे परिचय करवा रहे हो जैसे कि मैं भाभी जी और बच्चों से पहली बार मिल रहा हूं। नमस्ते भाभी जी, आप कैसी हैं? नमस्ते भैया, हम सब तो ठीक हैं। आप बताइए कैसे हैं? अकेले ही आए हैं? भाभी जी बच्चों को लेकर नहीं आए? वे भी आते तो और भी अच्छा लगता। सीमा ने अकेले आया देखकर उससे पूछा। अरे, ये मेरा प्यारा पप्पू है और ये मेरी प्यारी गुड़िया। सच, दोनों इतने बड़े हो गए। सीमा की बात का कोई उत्तर ना देते हुए उसने सीमा के पास खड़े बच्चों को संबोधित करते हुए अपने लाए बैग से चॉकलेट निकालकर उन्हें दी। भैया, ये आपका पप्पू सुशांत तथा ये आपकी गुड़िया रवीना है। बच्चों, ये अखिलेश अंकल हैं। तुम दोनों को इन्होंने बचपन में गोद में खिलाया है। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए आप दोनों इन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। बच्चों को उसकी ओर आश्चर्य से देखते देखकर सीमा ने उनसे कहा, नमस्ते अंकल, थैंक यू फॉर चॉकलेट। सुशांत और रवीना ने एक साथ कहा तथा खेलने चले गए। वेलकम बच्चों। भाभी, ये आपके लिए, कहते हुए उसने सीमा को मिठाई का डिब्बा पकड़ाया। भैया, इसकी क्या आवश्यकता थी? भाभी जी, आवश्यकता तो किसी को किसी चीज की नहीं रहती है, बस मन किया और ले आया। आपके मनपसंद छेने के रसगुल्ले हैं।
थैंक यू भैया, आपको आज भी मेरी पसंद याद है। भाभी, कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कहते हुए वो उदास हो आया था। भैया, आप अकेले शुचि और बच्चों को साथ लेकर नहीं आए? सीमा ने उसकी आवाज के दर्द को महसूस किए बिना पुनः पूछा। और प्रश्न बाद में पूछ लेना, पहले गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ। अखिलेश को चुप देखकर रवि ने कहा। ओह, बातों बातों में याद ही नहीं रहा, बस अभी गई और अभी लाई, कहकर सीमा अंदर चली गई। इसी बीच रवि का फोन आ गया। वो एक्सक्यूज मी कहकर फोन पर बात करने लगा। सांचे में ढली देह, संतुष्टि के कारण चेहरे पर आए आत्मविश्वास से दीप्त चेहरा, सांवला रंग होने पर भी इस उम्र में भी सीमा भाभी आकर्षक लग रही हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सीमा है जिसे देखकर उसने रवि से कहा था, कहाँ फंस गया यार, कुछ तो देखा होता। मैं तो भाई रूप भी देखूंगा और माया भी। मित्र, एक दो अपवादों को छोड़कर प्रत्येक स्त्री स्वभावतः एक जैसी ही होती है। जहां तक रूप और माया का प्रश्न है, वह क्षणभंगुर है। स्थायी है तो सिर्फ आंतरिक सौंदर्य। जिस स्त्री के पास आंतरिक सौंदर्य है, वो अपने स्वभाव और कर्मों द्वारा अपनी छोटी सी कुटिया को भी स्वर्ग बना सकती है। प्रेम और विश्वास के द्वारा आदतों में परिवर्तन के साथ साथ गुणों में निखार भी लाया जा सकता है। सीमा मेरी माँ की पसंद है, इसलिए मेरी भी पसंद है। वैसे भी मित्र, तुम तो जानते हो, मेरी माँ तथा दो छोटी बहन मेरे साथ ही रहती हैं। मैं एक ऐसी सहधर्मिणी चाहता था जो मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों को भी अपना सके। सीमा में यह सब विशेषताएं हैं। इस बात का मेरी माँ को विश्वास है। रवि ने उसकी बात का बुरा ना मानते हुए उसे समझाते हुए कहा था। उसकी अनुचित प्रतिक्रिया पर रवि के संतुलित शब्द एक बार फिर अखिलेश के जहन में गूंज उठे थे, लेकिन तब वो इन शब्दों की सार्थकता को कहाँ समझ पाया था। वो तो रूप सौंदर्य से ओतप्रोत ऐसी अप्सरा चाहता था जो भले ही विश्व सुंदरी का खिताब ना पाई हो, लेकिन उससे 19 भी ना हो। अनायास ही अतीत के पृष्ठ उसके सामने खुलने लगे। वो सुंदर था, अच्छी नौकरी थी तथा उच्च पदस्थ पिता का इकलौता वारिस था। अतः उसने अपने स्वप्नों की राजकुमारी ढूंढने के लिए ना जाने कितनी लड़कियां देखी और नापसंद की। उस समय लड़की देखना तथा उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे नापसंद करना उसका जुनून बन गया था। वस्तुतः जैसे जैसे उसकी डायरी में रिजेक्ट की गई लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती, वैसे वैसे वो गर्व का अनुभव करता जाता था। अंततः अखिलेश ने रूप और माया से ओतप्रोत शुचि को पसंद कर विवाह कर लिया। शुचि जहां रूप गर्विता षोडशी कन्या थी, वहीं उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में दिल खोलकर खर्च किया था। घर की प्रत्येक आवश्यक वस्तु देने के साथ साथ गाड़ी भी उपहार में दी थी। उसको मिला दहेज देखकर रिश्तेदारों के साथ उसके अभिन्न मित्र भी जल भुन गए थे। एक ने तो कहा भी कि यार, तेरी तो लॉटरी ही निकल गई है। अखिलेश की खुशी क्षणभंगुर ही निकली, क्योंकि उसकी नवविवाहिता पत्नी को वह जगह जहां वो पोस्टेड था के साथ कंपनी की तरफ से मिला घर छोटा लगने लगा। घर के अन्य कार्यों के लिए नौकरानी थी ही, पर उसे खाना बनाना भी मुश्किल लगने लगा था। आखिर उसने खाना बनाने के लिए भी महाराजिन रख ली। फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। अब उसकी शिकायत थी कि छोटी जगह होने के कारण वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाती है। इसके साथ ही उसे उसका वेतन उसकी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कम लगने लगा, जिसके कारण वो बार बार झगड़ा करके मायके जाने लगी। उसको समझाने की उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ होने लगी थी। स्थिति यह हो गई थी कि वो छोटी छोटी बातें अपने मम्मी पापा को बताने लगी। फलस्वरूप उसकी मम्मी का भी उसके पास जब तब फोन आने लगा था।
उनके अनुसार शुचि को शिकायत है कि वो उसे प्यार नहीं करता है, उसे बाहर घुमाने तथा शॉपिंग के लिए भी नहीं ले जाता है। वो शुचि की सारी तकलीफों का जिम्मेवार उसे ही मानकर जब तब नसीहतें देने से नहीं चूकती थीं। कभी कभी तो उसे लगता था इतनी नसीहतें तो उसे अपने माँ पापा से भी नहीं मिली जितनी कि कुछ महीनों में उसे अपनी सास से मिलने लगी हैं। वो उसे नकारा सिद्ध करने पर तुली हुई थी। उसका आत्मसम्मान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। बात केवल उन्हीं तक सीमित रहती तब भी शायद वो सहन कर लेता, पर शुचि के माता पिता हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसके माता पिता तक भी पहुंचाने लगे थे। उसके माता पिता अलग परेशान होते, वो भी उसे समझाते, बेटा बहू का ख्याल रखा कर। अब वो उन्हें क्या कहता कि अगर कोई संतुष्ट ही ना होना चाहे तो वो क्या कर सकता है। सीमित साधनों के साथ वो जितना कर सकता है उतना तो कर ही रहा है। एक बार शुचि रूठ कर मायके चली गई। वो उसे लेने गया तो उसके ससुर जी ने फरमान सुना दिया कि उनकी बेटी छोटी जगह में नहीं रह सकती, अतः जब तक उसका स्थानांतरण शहर में नहीं हो जाता वो अपनी बेटी को नहीं भेज सकते। आखिर शुचि के पिता ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उसका स्थानांतरण हेड ऑफिस में करवा दिया, जिससे कम से कम उनकी बेटी शहरी जिंदगी जी सके। घर भी शुचि ने अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा ले लिया। अपना समय पास करने के लिए उसने क्लब भी ज्वाइन कर लिया। अब तो उसका सारा समय घर से बाहर ही गुजरने लगा। घर से ऑफिस तथा ऑफिस से घर उसकी दिनचर्या बन गई थी, क्योंकि शुचि को उसकी तथा उसके मित्रों की कंपनी पसंद नहीं थी। वो और उसके मित्र उसे बैकवर्ड लगते थे, और यदि वो उसके बिना किसी मित्र के घर या पार्टी में जाता तो मित्रों के बेवजह के प्रश्न उसे परेशान करते। अतः उन दिनों उसे घर में रहना ही श्रेयस्कर लगने लगा था। उसने सुना था कि ससुराल वालों की दहेज की मांग के पूरा ना होने पर सास ससुर और पति के द्वारा औरतों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण होता है। कहीं कहीं तो मांगे पूरी ना होने पर ऐसे असंतुलित मन के नर पिशाच उस बेचारी लड़की को मारने से भी नहीं हिचकते हैं। किंतु यहाँ तो स्थिति उल्टी थी। शुचि को पूरा मान सम्मान देने के पश्चात भी वही उसे प्रताड़ित कर रही थी। उन दिनों उसके मस्तिष्क में बार बार यही बात आती कि स्त्रियों को तो ससुराल वालों के अत्याचार से बचाने के लिए अनेकों संस्थाएं हैं, लेकिन उस जैसे पुरुष क्या करें जो स्त्री के अत्याचारों से निरंतर पीड़ित हो रहे हैं। अपना पूरा वेतन उसके हाथों में रखने के बावजूद वो सदा किसी न किसी कमी का रोना रोती रहती। एक दिन उसने उसे सोच समझकर खर्च करने के लिए कहा तो उसने हिकारत से उसकी ओर देखते हुए कहा, पता नहीं क्या देखकर मेरे डैडी ने तुम जैसे भिखमंगे से मेरा विवाह कर दिया। वो तो मेरे डैडी हर महीने मेरे अकाउंट में 50,000 जमा करवा देते हैं, वरना मैं अपनी सहेलियों को मुंह भी ना दिखा पाती। शुचि की बात सुनकर अखिलेश तड़प कर रह गया था। उसके अनियमित खर्चों के कारण उसके वेतन से एक भी पैसा नहीं बचता था। अब वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मम्मी डैडी से भी मदद मांगने लगी है। आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि उसके मम्मी डैडी भी उसे समझाने के बजाय उसे बढ़ावा ही दे रहे हैं। सचमुच बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में माता पिता का अधिक रोल होता है। वैसे उसके द्वारा किए जा रहे अंधाधुंध खर्चे को देखकर वो स्वयं आश्चर्यचकित था, किंतु आज आईने की तरह सब साफ हो गया था। वो कभी अपने खर्चे कम करने के लिए कहता तो 2-4 बातें ही सुनाती। घर को नौकरानी के हाथों सौंप इधर उधर घूमना उसका शगल बन गया था। साल भर गुजर जाने के पश्चात भी घर का सुख क्या होता है उसने जाना ही नहीं था। रोज उसका कोई ना कोई प्रोग्राम रहता, कभी किटी पार्टी, कभी क्लब तो कभी किसी का जन्मदिन। उसके ऑफिस जाने के पश्चात वो घर से निकल जाती।
कभी कभी तो उसके आने के पश्चात ही घर में घुसती थी। अगर घर में रहती तो उसकी मित्र मंडली डेरा जमाए मिलती। इस मित्र मंडली में सिर्फ महिलाएं ही नहीं वरन पुरुष भी रहते थे। इन बैठकों में पॉप म्यूजिक की धुनों पर नाचती तथा सुरा में अपने गमों को भुलाने या खुशी मनाने की चेष्टा में रमे स्त्री और पुरुष उसे किसी दूसरी दुनिया के ही लगते। जिंदगी की यह नई सोच, नया ढंग उसकी समझ से परे था। अगर वो कुछ कहने का प्रयास करता तो शुचि की तेज आवाज के साथ उसका अनर्गल प्रलाप उसकी जबान पर ताला लगा देता। उसके क्रियाकलापों के कारण वो अलग थलग पड़ने लग गया था। अनजाने ही वो चुप होता चला गया, किंतु शुचि उसकी चुप्पी, उसकी सहनशीलता को उसकी नपुंसकता, अक्षमता करार कर हर दृष्टि से उसे अयोग्य सिद्ध करने पर तुली हुई थी। कभी कभी लगता कि वो जानबूझकर यह सब कर रही है, पर क्यों? वो समझ नहीं पा रहा था। शुचि की आदतें देखकर उसे अपने चुनाव पर अफसोस होने लगा था। मां को शुचि प्रारंभ से ही पसंद नहीं थी। उन्होंने उससे विवाह से पूर्व कहा भी था, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये लड़की हमारे घर की लक्ष्मी नहीं बन पाएगी। रूप और धन के नशे में चूर ऐसी लड़कियां किसी की प्रेमिका तो बन सकती हैं, किंतु पत्नी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उच्च परिवार की ये लड़की हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित भी कर पाएगी। वैसे भी विवाह बराबर वालों से ही करना चाहिए। उस समय उसे तथा उसके पिताजी को मां की बात अच्छी नहीं लगी थी। पिताजी को तो इसी बात में गर्व महसूस हो रहा था कि इतने अच्छे परिवार का रिश्ता उनके पुत्र के लिए आया है। एक दिन अखिलेश दोपहर को अचानक घर आ गया। कई बार घंटी बजाने के पश्चात दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही शुचि का मित्र आर्यन बाहर निकला। वो नशे में धुत था। वो दरवाजा बंद कर बेडरूम में गया तो उसने शुचि को अस्त व्यस्त अवस्था में पाया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो अपने गुस्से पर काबू न रख पाया तथा सीधे साधे शब्दों में कह दिया कि यदि उसे इस घर में रहना हो तो इस घर के कायदे कानून को मानना होगा। उसके शब्दों ने अग्नि में घी का काम किया। शुचि ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यह सब ना करूं तो क्या करूं? मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। उसके विष बुझे शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गया था। किसी तरह उसने स्वयं को संभाला था, पर शुचि का क्रोध शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन वो कभी न लौटने की कसम खाते हुए मायके जाने के लिए उद्यत हुई। उसने अनहोनी से बचने के लिए सब कुछ भुलाकर उसे रोकने का प्रयत्न किया, पर वो नहीं रुकी। कुछ दिनों पश्चात वो यह सोचकर उसे लेने गया कि शायद अब तक उसका क्रोध शांत हो गया हो, पर उसने लौटने से इनकार कर दिया। शुचि ने अपने माता पिता से ना जाने क्या कहा कि उन्होंने भी उसे ही दोषी ठहराया। वो तो नहीं आई, किंतु उसने उस पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप के साथ साथ नपुंसक होने का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी भिजवा दी। साथ ही यह धमकी भी दी, अगर उसने आनाकानी की तो वो बहू को प्रताड़ना देने के आरोप में उसे और उसके परिवार को जेल भी भिजवा सकती है। आखिर सरकार ने स्त्रियों को कुछ अधिकार भी दिए हैं। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उसे तथा उसके परिवार को उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ेंगी। इसके साथ ही विवाह में हुए उनके खर्चे की पूरी लिस्ट भी दी, जिसे उसे और उसके परिवार को उन्हें लौटाना था। उसका आरोप पत्र पढ़कर वो हतप्रभ रह गया था। शुचि ने उससे भले ही प्यार ना किया हो, किंतु उसने उसे दिल से चाहा था। उसकी हर बात को वो उसका बचपना समझकर सहता रहा था, किंतु उसके प्यार को यूं बदनाम होना पड़ेगा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक बार सोचा कि उसके आरोप का मुंह तोड़ उत्तर दे, किंतु फिर उसे लगा इससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। व्यर्थ उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस सब के बावजूद
तलाक शब्द उसके दिल पर हथौड़े मार रहा था। वो यह सोच सोच कर अपमानित महसूस कर रहा था कि उसकी पत्नी उसे न केवल छोड़कर चली गई, वरन उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझकर उस पर बेबुनियाद आरोप भी लगा रही है। वो स्वयं को संभाल न सका तथा छुट्टी का आवेदन देकर घर चला गया। उसे अचानक आया देखकर मां सशंकित हो उठी। वो चुपचाप उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। उन्हें उसके और शुचि के बीच की अनबन के बारे में पता था, अतः उसे उदास देखकर उन्होंने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बेटा परेशान ना हो, जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तब वो आ जाएगी। मां, अब वो कभी नहीं आएगी, कहकर उसने तलाक का पत्र उनके सामने रख दिया। पत्र देखते ही मां अवाक रह गई। इस अंजाम की तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। वो शुचि को अमीर परिवार की बिगड़ैल लड़की समझती थी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा सोचकर ना वो कभी बेटे बहू के घर गई, ना उन्हें कभी कुछ कहा। बहू की बजाय वो सदा अखिलेश को यह कहकर समझाती रहती थी कि बेटा अभी वो नासमझ है, उसकी बातों पर ध्यान ना दे, तेरा प्यार एक दिन उसे जिम्मेदार बना देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। साय को ऑफिस से पापा आए। सारी बातें सुनने के बाद भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी। वो मम्मी को साथ लेकर शुचि के माता पिता अमर और कांति से मिलने गए। अमर और कांति का व्यवहार ना कहकर भी बहुत कुछ कह गया था। अंततः उन्होंने शुचि से मिलने की इच्छा जाहिर की। काफी देर पश्चात शुचि आई और चुपचाप आकर बैठ गई। बेटा, अखिलेश से अगर कोई गलती हो गई हो तो हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि संबंध ही तोड़ दिए जाएं। मम्मी ने उससे कहा, छोटे मोटे झगड़े? नॉनसेंस। जिसे अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं आता, जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, उसके साथ रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुचि ने मम्मी की बात काटते हुए क्रोधित स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? पापा ने पूछा। इसमें ना समझने की क्या बात है अमित साहब? शुचि ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आपका बेटा उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट करने में अक्षम है। बेशर्मी से पापा की बात का उत्तर शुचि की मां कांति ने दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, यह आरोप वह भी विवाह के 1 वर्ष पश्चात। मम्मी ने आश्चर्य से कहा, यह तो मेरी बेटी की भलमनसाहत है उषा जी, कि वो इतने दिन तक आपके नपुंसक पुत्र को झेलती रही। शुचि की मां कांति ने तिक्त स्वर में कहा। वे दोनों लुटे पिटे घर लौट आए थे। अखिलेश से बात की तो उसने उन्हें उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहा, मम्मी यह गलत है, वो स्वयं को बचाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही है। अब कोई उपाय नहीं था। पापा ने अपने वकील मित्र सुशील से सलाह ली। सारी बातें सुनकर सुशील ने कहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए बिना आपसी सहमति से तलाक लेना ही श्रेयस्कर रहेगा। लेकिन फिर भी शुचि के आरोप को झुठलाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश का सेक्सुअलिटी टेस्ट करा लें, जिससे उन्हें भी हकीकत का पता चल सके। अगर वे लोग कोर्ट में अखिलेश पर नपुंसकता जैसा कोई आरोप लगाएं तो उनकी बात को नकारने के लिए हमारे पास कोई सबूत तो हो जिसे हम तत्काल पेश कर सकें। आखिर यही किया गया। टेस्ट ठीक था, पर इस सब के बीच अखिलेश अवसादग्रस्त हो गया। उषा समझ नहीं पा रही थी कि स्त्री जिसे देवी माना जाता है वो अपने स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो सकती है। सेक्सुअलिटी टेस्ट की रिपोर्ट देखकर शुचि के माता पिता ने शुचि को समझाने का प्रयत्न किया, पर शुचि ने अखिलेश के साथ रहने से मना कर दिया। उसने उनके दबाव डालने पर कहा कि यदि उन्होंने उसे अखिलेश के साथ जाने के लिए मजबूर किया तो वो भाग जाएगी या आत्महत्या कर लेगी। उन्होंने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए थे।
अंततः दिल पर पत्थर रखकर कोर्ट कचहरी में व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोपों से बचने के लिए दोनों परिवारों ने आपसी विचार विमर्श कर तलाकनामे पर उन दोनों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हें मुक्ति दे दी थी। शुचि बेहद खुश थी। वहीं अखिलेश को शुचि के द्वारा लगाए अक्षमता के आरोप ने वास्तव में अक्षम बना दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कब, कहाँ और कैसे गलती हो गई, जिसके कारण उसका जीवन नरक बन गया है। उसके साथ बिताए समय की कड़वी यादें उसका जीवन दूभर करने लगी थीं। मम्मी पापा ने उस पर दूसरा विवाह करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया, जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। पर दिल पर लगा घाव इतना गहरा था कि वो स्वयं को दूसरे विवाह के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा था। कहते हैं, समय रूपी मलहम गहरे से गहरे घावों को भर देता है, पर समय के साथ उसकी टीस बढ़ती ही गई। अवसाद की स्थिति में जाने के कारण उसे ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ी। दवाइयों के साथ उसकी काउंसलिंग भी करानी पड़ रही थी। बाद में पता चला कि विवाह पूर्व शुचि का किसी से प्रेम संबंध था, पर उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उसका विवाह उस साधारण परिवार के विजातीय लड़के से हो। उसके माता पिता ने अपनी जिद में आकर उसके प्यार पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगाते हुए उससे उसका विवाह यह सोचकर करा दिया था कि शायद जिम्मेदारी के एहसास से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। किंतु उनका सोचना गलत निकला। उसने अपने माता पिता की बात मानकर अखिलेश से विवाह तो कर लिया, पर मन से उसे पति नहीं मान पाई। अपने स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी स्वभाव के कारण विवाह के पवित्र बंधन को कागज के टुकड़ों की तरह फाड़कर फेंकने के साथ साथ वो उसके जीवन से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकी। बाद में पता चला कि तलाक मिलते ही उसकी जिद तथा समाज में बदनामी की वजह से उसके माता पिता ने कोई अन्य उपाय ना देखकर उसका उसके तथाकथित प्रेमी से विवाह कर दिया। सॉरी अखिलेश, बॉस का फोन था, उन्हें टाल भी नहीं सकता था। तुम अकेले बोर हो रहे होगे, रवि ने उसके पास आते हुए कहा। रवि की बात सुनकर वो अतीत से वर्तमान में आया। वो कुछ कहता उससे पूर्व ही सीमा भाभी ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए पुनः अपना प्रश्न दोहराया। भाई साहब, शुचि और बच्चों को लेकर नहीं आए? सीमा के नम्रता युक्त एवं अपनत्व भरे सहज वचनों को सुनकर ना चाहते हुए भी जीवन का कटु अध्याय उसकी जुबां पर आ ही गया। वस्तुतः रवि से मिलकर उसे पुराने दिन याद आ गए थे, जिनमें खुशियां ही खुशियां थीं। आंखों में लहराते अनगिनत स्वप्न थे। कंपनी में एक साथ ज्वाइन करने के पश्चात भी रवि का विवाह उससे पहले हो गया था और वो मौके बेमौके उनके घर पहुंचकर उन दोनों को परेशान करने से नहीं चूकता था। रवि और सीमा ने उसके व्यवहार का कभी बुरा नहीं माना था। सीमा भाभी भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को बिना झिझक पूरा कर दिया करती थी। उसके विवाह में सीमा भाभी ने ही भाभी का रोल निभाया था, किंतु स्थानांतरण के पश्चात वो उनसे अपनी जिंदगी में आए उथल पुथल के कारण संपर्क नहीं रख पाया था। आज रवि से मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का लोभ समरण नहीं कर पाया और ऑफिस के पश्चात वो सीधा रवि के घर चला आया था। अपनी पुरानी मित्रता के कारण उसने बिना झिझक अपनी परेशानी, अपना दुख उनके सामने रख दिया था। आज की तारीख में एक वही तो थे जिन्हें वो अपना कह सकता था, वरना अन्य मित्रों, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी वो शुचि के कारण नजरें मिलाने से कतराने लगा था। उसकी आप बीती सुनकर माहौल गमगीन हो गया था। रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए द्रवित स्वर में कहा, मेरे दोस्त, तुमने नारी के नारीत्व को रूप और माया के दायरे में कैद कर अपने लिए एक नया संसार रचना चाहा था, किंतु तुम भूल गए थे कि रूप और माया जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं,
वहां कभी कभी उसे अहंकारी, जिद्दी और अमानवीय भी बना डालते हैं। यही शुचि के साथ हुआ था, जिसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ी। सब भाग्य का खेल है। भैया, माया तो अभी भी मिल सकती है, अगर आप चाहें तो। सीमा ने उदास माहौल को खुशनुमा बनाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। माया? आप क्या कह रही हैं भाभी जी? अखिलेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं सच कह रही हूं भैया। माया मेरी मित्र है। वो विधवा है। उसका एक बेटा है। यदि आप चाहो तो बात करूं, उसे सहारा मिल जाएगा और आपका घर बस जाएगा। लेकिन वो रूपवती नहीं है और ना ही उसके पास माया है। वो बस नाम की ही माया है। पति की मृत्यु के पश्चात एक स्कूल में नौकरी करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है। मैं आपको इतना अवश्य विश्वास दिला सकती हूं कि वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। सीमा ने कहा। भाभी जी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं स्वयं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। वैसे भी असलियत जानने के पश्चात भला भले घर की लड़की मेरे साथ विवाह क्यों करेगी? क्या उसके मन में यह नहीं आएगा कि मुझ में ऐसा क्या ऐब था जिसके कारण पहली पत्नी मुझे छोड़कर चली गई? यह प्रश्न किसी को भी मेरे पक्ष में अपना निर्णय देने से पूर्व सोचने को विवश करेगा। भाभी, अब मैं ऐसे किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। वैसे भी भाभी, अभी भी मुझे डिप्रेशन की दवा खानी पड़ रही है। साथ ही काउंसलिंग भी चल रही है। अखिलेश ने दुखी स्वर में कहा। भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आपके मन का भ्रम आपको इस स्थिति से उबरने नहीं दे रहा है। आप में कोई कमी नहीं है। आप हालात के शिकार हुए हैं। आप अपने जीवन के उस अध्याय को एक भयावना स्वप्न समझकर भूल जाइए। मन को हीन भावना से मुक्त कर नए सिरे से नया जीवन प्रारंभ करने का प्रयास कीजिए। वैसे भी जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आप अकेले दोषी नहीं हैं। शुचि की गलती की सजा आप स्वयं को क्यों दे रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्चा प्यार, अपनत्व एवं साथ आपको अवसाद की स्थिति से उबार देगा। यदि आप इस संबंध के लिए इच्छुक हों तो अगले रविवार को डिनर पर आपकी माया से मुलाकात करा दूं। लेकिन भाई साहब, इस संबंध से पहले एक वचन भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। उसके साथ उसके बच्चे को भी आपको दिल से अपनाना होगा। सीमा ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखते हुए कहा। प्लीज भाभी जी, क्षमा करें। अब मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। कहते हुए वो उठ गया था। भाई साहब, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूं। आप जो भी निर्णय ले सोच समझ कर लें। पर मैं आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि अतीत में जीना छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। सीमा ने चलते वक्त उससे कहा। अतीत में जीना छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। सीमा भाभी के इस वाक्य ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उसकी मां पुनर्विवाह का आग्रह करते करते पिछले वर्ष स्वर्ग सिधार गई थी। विवाह के प्रति उसकी अरुचि देखकर उसके पापा ने उससे इस संदर्भ में कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अकेलेपन की विभीषिका अब उसे भी त्रस्त करने लगी थी। पर भग्न आत्मविश्वास उसे बार बार आगे बढ़ने से रोक देता था। आज भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। सीमा भाभी का आग्रह जहां उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, वहीं अतीत की कड़वी यादें उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। कश्मकश में पूरा हफ्ता बीत गया। सीमा भाभी के शब्दों ने उसमें आत्मविश्वास का संचार कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों से जीवन में छाए एकाकीपन से वो ऊब गया था। वो भी एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। अगले रविवार को उसके पैर अनचाहे ही रवि के घर चल पड़े। सीमा भाभी ने उसका स्वागत करते हुए कहा। भैया, मेरी तीसरी इंद्रिय कह रही थी कि आज आप आएंगे, इसलिए आज मैंने माया को तो बुलाया ही है।
आपकी पसंद के प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी भी कर रखी है। भैया, माया को मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप और रवि बातें कीजिए, मैं फटाफट पकौड़े बनाकर लाती हूँ। भाभी जी, चाय भी। ना जाने कैसे वो पहले वाला अखिलेश बन गया था, जो जब तब उनके घर आकर फरमाइश किया करता था। वह तो बनेगी ही, बिना चाय के पकौड़ों का क्या मजा, उत्तर रवि ने दिया। देखा भैया, अभी भी आपकी आदतें इस घर में विराजमान हैं, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई। दरअसल पहले सीमा भाभी जब भी प्याज के पकौड़े बनाती थी, वो चाय की फरमाइश कर देता था, जबकि रवि चाय नहीं पीता था। पर साथ में रहते रहते रवि को भी चाय की आदत पड़ गई थी। चाय पकौड़े की ट्रे भाभी की बजाय किसी और को लाते देखकर वो चौंक गया। यही हालत माया की थी। वो उसकी छोटी बहन नीना की क्लास फेलो थी, जिसके कारण वो अक्सर उनके घर आया करती थी। उस समय की दुबली पतली कृष्णकाय माया अब भरे पूरे शरीर की आकर्षक देहयष्टि की स्वामिनी थी। यद्यपि वैधव्य ने उसका साज श्रृंगार छीन लिया था, किंतु उसकी सादगी में भी सौंदर्य झलक रहा था। एक समय माया का रिश्ता उसके माता पिता उसके लिए लेकर आए थे। उसके माता पिता को माया पसंद भी थी, किंतु उस समय वो उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं उतर पाई थी। उसके मना करने पर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों के चेहरे पर आए भावों को देखकर सीमा ने पूछा। हाँ, माया और मेरी छोटी बहन साथ साथ पढ़ते थे, अखिलेश ने कनखियों से माया की ओर देखते हुए कहा। तब तो और भी अच्छी बात है भैया, कहो कब शहनाई बजवा दूं? चुटकी लेते हुए सीमा ने अखिलेश के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। भाभी, बॉल इन हर कोर्ट, पहले आप माया से पूछ लीजिए, उसका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा। भाभी, चलता हूं, मुझे कुछ काम है, कहकर बिना कुछ खाए पिए तीव्रता से बाहर निकलकर उसने जोर की सांस ली। उसे डर था कि कहीं माया उसके प्रस्ताव को नकार ना दे। आखिर उसने भी एक समय उसे, उसके व्यक्तित्व, उसके अस्तित्व को नकारा था। नकारे जाने की पीड़ा वो तब समझ पाया था जब शुचि उसे छोड़कर चली गई थी, और आज उसका अतीत एक बार फिर उसके सामने दस्तक देता खड़ा है। एकाएक उसे लगा कि वो चारों ओर से आग से घिर गया है। जीवन के अग्निकुंड में ना जाने उसे कितना और जलना है, तपना है। उसके दुखों का, एकाकीपन का कभी अंत भी होगा या नहीं? उसकी अपनी अक्षमता, शरीत होता आत्मविश्वास एक बार फिर उस पर हावी होकर उसे डराने लगा था। सदा पुरुष ने स्त्री के व्यक्तित्व एवं अस्तित्व को रौंदा है। आज स्त्री उसे रौंद रही है तो गलत क्या है? उसकी शोचनीय स्थिति से मुक्ति दिलवाने के लिए ही उसे सरकार की ओर से कुछ अधिकार दिए गए हैं। अंतर्मन ने उसे झकझोरा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो उनका उपयोग करे, पर उनका उपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए तो ना करे। बेवजह किसी को बलि का बकरा ना बनाए, उनका शोषण ना करे। अंतर्मन की आवाज रौंदते हुए उसने कहा, शोषण? पर तुम्हारी यह सोच तब कहाँ गई थी जब तुम बेवजह लड़कियों की भावनाओं से खेलते रहे थे, उन्हें बेवजह नकारते रहे थे। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। अब तुम जाओ, मुझे और परेशान ना करो, कहते हुए उसने जोर से कार का दरवाजा बंद किया था। फिर क्रोध क्यों और किस लिए? अड़ियल बच्चे की तरह अंतर्मन ने उसे पुनः कुरेदा। स्वयं पर क्रोध ना करूं तो किस पर करूं? अपनी स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। निरुद्देश्य सड़क पर कार दौड़ाते हुए विचारों के अंतहीन वलयों में जकड़ा उसका अंतःकरण बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था। यह सच है कि उसने अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय अनेक स्त्रियों के दिल दुखाए,
पर जब उसे अपनी अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली जीवन संगनी मिली, तब उसने उसे पूर्ण सम्मान दिया, प्यार दिया। फिर उसने उसको धोखा क्यों दिया? उसका शोषण क्यों किया? माना हमारे समाज में पुरुषों द्वारा स्त्रियों का शोषण किया जाता रहा है, इसलिए सरकार के द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्हें अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं। पर उनका दुरुपयोग वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों कर रही हैं? शोषित पुरुष जाएं तो आखिर जाएं कहाँ? वैवाहिक संबंधों में बिगड़ते संतुलन को दिखाती इस शिक्षाप्रद कहानी के अंत के साथ मुझे विदा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।